સવારના બીજા સત્રમાં દેવાંગભાઈ શાહ, માનનીય લીલાબેન અને આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત. માનનીય લીલાબેનને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ દેવાંગભાઈનું સન્માન કરે. એમનો વિષય છે યોગ, આસન, પ્રાણાયામ પરેની વાતો. તો એમને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ આ વિષય પર પોતાનું વક્તવ્ય પ્રસ્તુત કરે. હરિઓમ. હરિઓમ. આપણે આજનું વક્તવ્ય ઓમકારથી શરૂઆત કરીએ. તો આંખ બંધ કરીને થોડીક સેકન્ડની માટે પોતાના શ્વાસની પર ધ્યાન રાખીએ. જસ્ટ ટ્રાય ટુ ફીલ યોર નોર્મલ બ્રીધિંગ. ત્રણ વખત ઓમકારના ઉચ્ચારણ માટે ધીમો ઊંડો શ્વાસ. ધીરેથી બંને હાથોને ઘર્ષણ કરી લઈએ. જસ્ટ વોર્મ અપ ધ પામ્સ. થોડુંક હથેળીઓને ગરમ કરીને બંધ આંખોની ઉપર 10 સેકન્ડ માટે રાખવાનો પ્રયત્ન. અને આંખોની આસપાસ, આંખોની સામે જે અંધારું, થોડુંક ગરમીનો અહેસાસ થાય છે, એને ફીલ કરીએ. ધીરેથી આપણે હાથને નીચે લઈ લઈએ. રિલેક્સ યોર સેલ્ફ. આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના આ સેશનમાં. થોડુંક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. મારો ટોપિક છે આસન પ્રાણાયામ પરેની વાત. પરે વયો ગયો છે એટલે આપણે આસન પ્રાણાયામની વાત ને કરતાં મને લાગે છે કે આપણે પરેની વાત પર જ ધ્યાન આપીએ. હમણાં છેલ્લા 3 થી 4 દિવસમાં તમે અલગ અલગ યોગના વિષય ઘણું બધું સાંભળ્યું છે અને એનાથી ઘણો તમને ફાયદો પણ થયો છે. તો આપણે આજના દિવસોમાં થોડા એનાથી આગળની વાત કરવાનું જોઈએ કે વોટ એક્ઝેક્ટલી इज़ बियॉन्ड द आसन प्राणायाम इन द टॉपिक ऑफ योग. मुझे लगता है मैं हिंदी में बात करूं तो आप सबको चलेगा. सो शायद कोई गुजराती या नॉन गुजराती क्राउड अगर कोई है उनको भी ठीक रहेगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि योग, आसन और प्राणायाम के बियॉन्ड. अब ये टॉपिक ऐसा है कि हम जनरली बात करते हैं तो आसन और प्राणायाम, योग का अगर नाम आता है मन में तो सीधा मन में सबसे पहले वही ख्याल आता है कि एक ऐसा आसन करते हुए एक कोई भी पर्सन है, बैठे हुए हैं. लेकिन ये टॉपिक मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया कि हम जो योग को ये सीमित दायरे में जो फील करते हैं आसन और प्राणायाम, उससे भी थोड़ा सा उसको आगे उसको जाने. आई एम श्योर कि हम सब लोग इंडियंस हैं, भारतीय होने के नाते हम इस बात से भली भांति परिचित है एक्चुअल में कि योग वो सिर्फ आसन और प्राणायाम तो डेफिनेटली नहीं है, उससे कई आगे की चीज़ है. ठीक है. सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे हमेशा यहाँ पे अंदर एंटर होता हूँ तो मुझे एक बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं, प्रफुल्लता का भाव आता है. इस कैंपस का जो फीलिंग है, इतना पॉजिटिविटी है यहाँ पर
कि आते ही आपको सबसे पहला तो एक एक तरह का एक ऐसे खुशी और एक तरह का वो अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ के जो वाइब्रेशंस है, यहाँ के जो संस्थापक है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने वार्म हार्टेड है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको भी मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। हमारे टीचर भी यहाँ पर है, भावना बेन। सो वेरी नाइस। शांति भाई है, आप सब लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसके लिए सबसे पहले मैं देख रहा था, मैं अभी 18 साल से योग के फील्ड में अभ्यास कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो थोड़ा शेयर भी करता हूँ, यहाँ पे मैं फैकल्टी भी हूँ। सो योग का जो फील्ड है इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि जितना उसको जानते हैं उतना लगता है कि ये कम है और ज़्यादा जाना है। और जितना ज़्यादा जानते हैं ऐसा लगता है कि मुझे तो और कम आता है, और कम आता है। इतना बड़ा फील्ड है कि और ज़्यादा आपको ख्याल में आता है कि मुझे कितना कुछ नहीं आता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ऐसा लगता है कि और इतना कुछ मुझे नहीं आता है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो ये जो फील्ड है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने उसका और थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत गहराई है। एक पॉइंट ऐसा है कि हम योग को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, योग का मतलब क्या है। तो योग जो वर्ड है वो युज धातु से आता है ना। युज मतलब जोड़ना। तो अगर हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि यूज मतलब जोड़ना, तो क्या जोड़ने की बात है यहाँ पर? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारा आत्मा या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक चेतना के साथ में जोड़ने की बात। ऐसा भी हम समझते हैं, है ना, जनरली ऐसा भी हम समझते हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलने के लिए और समझने के लिए मतलब फर्क पड़ता है। बोल तो दिया लेकिन समझ में एग्जैक्टली नहीं आता है कि क्या है इसका मतलब, है ना। तो थोड़ा सा अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखते हैं तो ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मतलब क्या? अपना आप, जो हमारा चेतन तत्व है और हमारे बाहर का जो चेतन तत्व है, अगर हम ये दोनों को कनेक्ट कर पाते हैं तो हम एक्चुअल में योग का वो जो डेफिनेशन है उसको फील करते हैं। जैसे कि मैं हूँ और आप हो। अगर आप मेरे परिचित हो, मैं आपको पहचानता हूँ, आपको कुछ भी हो रहा है तो मुझे भी दर्द होगा, है ना। चोट आपको लगी है लेकिन मेरे आंख से आंसू बहते हैं। दैट इज द फीलिंग ऑफ कनेक्शन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो है योग कि मुझे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से अपने बाहर की चीज़ों के साथ में जब मेरा जुड़ना होता है तो वो कनेक्शन बिल्ट होता है। तो वहाँ पर हमारा योग एक्चुअल मायने में कनेक्ट हो पाता है। वही है योग, जो हमारा इंडिविजुअल के साथ में, जो हमारा कॉस्मिक के साथ में जो जुड़ाव है वो हम फील कर पाते हैं। और ये जब हम देखते हैं कि आप महापुरुषों को देखेंगे तो उनके मन में, उनके हृदय में कोई एक परिचित के लिए भाव होता है ऐसा नहीं है। किसी के भी लिए वो भाव इतना उत्पन्न हो जाता है। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वी ऑल वांट टू डेवलप, है ना। धीरे धीरे हम एक्चुअल में जब योग के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो वो वही है कि हम इंडिविजुअल के साथ में ना जुड़ करके सभी के साथ में, वो भले आदमी हो या कोई एनिमल हो या ये नेचर हो, सबके प्रति अपने मन में जो करुणा है, जो कनेक्शन है, वो हमें बिल्ड करते हुए जाना चाहिए। तो तब जाकर के वो एक्चुअल में जुड़ना शुरू होगा, राइट। तो ये बात है। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे तो टेक्निकली ये आत्मा का परमात्मा या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ना, ये डेफिनेशन योग का जो लिटरेचर है, योग का जो शास्त्र है, उसके अंदर कहाँ पे भी नहीं है, इंटरेस्टिंगली। ओके, ये बाहर से उठाया गया डेफिनेशन है। अगर हम बोले कि हिंदू धर्म का कोई एक शास्त्र है तो हम गीता बोलते हैं। ऐसे योग का अगर कोई शास्त्र है तो वो है पातंजल योग सूत्र। और पातंजल योग सूत्र के अंदर ये जुड़ने की बात ही नहीं है, ठीक है, ये बाहर से आया है। तो दिस इज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस विद द वेदांतिक फिलोसॉफी, ये जोड़ने की बात है। तो ये एक हो गया कि हम जब जोड़ने की बात करते हैं तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और एक तरीका है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्शन, अबाउट द जोड़ने की बात, तो और एक दृष्टिकोण है कि हम जोड़ना, अगर हम ये डेफिनेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं योग के अंदर जोड़ना, तो हम उसको और एक तरीके से देख सकते हैं, वो है अपना पर्सनालिटी। हम अपने पर्सनालिटी को, मतलब हमारी पर्सनालिटी मतलब क्या? अच्छे बूट पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना,
स्मार्टली बोलना, ये हमारा पर्सनालिटी है क्या? ये एक तरह का बाहरी एक दिखावा है पर्सनालिटी का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। मतलब हमारा जो फिजिकल है, शारीरिक पर्सनालिटी, हमारा जो माइंड है, मेंटल पर्सनालिटी, हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, इमोशन है, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के अंदर आ जाती है। तो अगर हम योग का और एक डेफिनेशन देखेंगे तो ये सारी चीज़ों में साम्य रहना, ठीक है, हमारा माइंड, बॉडी, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, हर एक चीज़ में जब हम जुड़ाव फील करते हैं तो ये भी एक योग का भाग है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पर्सनालिटी जो है ना वो भी थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड रहता है। फ्रेगमेंटेड मतलब थोड़ा सा भिन्न भिन्न रहता है। माइंड इज नॉट कनेक्टिंग विद द बॉडी। अब हम जब, आई एम अ योगा टीचर, मैं कभी कभी योग का क्लास में देखता हूँ कि कोई लोगों का हम प्रयत्न करते कि हमें पैर को मूव करना है, तो मन में तो प्लान होता है कि अभी टीचर ने बोला है कि ऐसे ऐसे मूव करो या गोल घुमाओ, तो मन में वो समझते हैं कि सर ने बोला है गोल घुमाओ, लेकिन जब एक्चुअल में बॉडी से करते हैं तो ये पैर ऐसे हिलता है, ये पैर थोड़ा थोड़ा हिलता है, ऐसे ऐसे। उनको लगता है मन में कि हाँ जो सर ने बोला वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बॉडी फील नहीं कर पाता है, वो अच्छी तरह से घुमा नहीं पाता है, बिकॉज देर इज अ ब्रेकेज। ब्रेकेज क्या है? मन और शरीर का जुड़ाव थोड़ा कम है। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे हम धीरे से ये जुड़ाव को बढ़ाना चाहते हैं कि जो मन में है वही हमारे बॉडी के अंदर मूव हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा उतना आपको पता चलेगा कि वो योग का डेफिनेशन इज एक्चुअली गेटिंग सिंक्रोनाइज्ड विथ योर बॉडी, माइंड, वो सब एक साथ में जुड़ रहे हैं। सो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे हम उसको वो जोड़ने का जो डेफिनेशन है उसको शायद हम फील कर पाएंगे या उसको हम एक्चुअल में यूज कर पाएंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट एक्चुअल में योग का डेफिनेशन तो फिर क्या है। तो एज पर द पतंजलि योग सूत्र, योग का जो साइंस है वो थोड़ा सा सांख्य के साथ में ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो सांख्य के अंदर और योग के अंदर जो डेफिनेशन है वहाँ पे अलग होने की बात है। पुरुष और प्रकृति वो दो जो चीज़ है, तो हमें फाइनल स्टेज के अंदर पुरुष प्रकृति के साथ में जो एक साथ में जुड़ा हुआ जो फीलिंग है उसको हमें अलग करना है। जब वो अलग हो जाएगा, ओके, मतलब इट इज़ अ रियलाइजेशन कि पुरुष अलग ही है, उसके साथ में सिर्फ जुड़ाव का मैं एहसास करते रहता है कि मैं प्रकृति, मतलब पुरुष प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में उसको भिन्न करने की बात है। और फिर जो जो सत्व का जो पार्ट है, मतलब जो पुरुष है वो फाइनली अकेले ही रहता है, दैट इज इन अ वननेस। तो ये ओरिजिनल योग का डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अब थोड़े से हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर हम देखेंगे कि पर्सनालिटी का जो मैंने बात किया, तो मॉडर्न साइंस जो है वो पर्सनालिटी का डेफिनेशन कैसे करता है। उनके हिसाब से पर्सनालिटी मतलब जो अपने आदमी का जो व्यक्तित्व है वो तीन भाग में वो लोग जाते हैं। एक है कोग्निटिव, एक है कोनेटिव, और दूसरा है द थर्ड वन इज द अफेक्टिव। सो ये तीन तीन लेवल पे वो पर्सनालिटी को देखते हैं। जबकि हमारे जो पतंजल ऋषि थे, करीबन 2000 से भी ज़्यादा साल पहले जो उन्होंने रचना की है अपने पूरे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, इट वाज अ 8 फैसेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम। तो यहाँ पे कोनेटिव, कोग्नेटिव और अफेक्टिव की बात नहीं है। कोनेटिव, कोग्नेटिव, अफेक्टिव में क्या होता है, आपका थॉट, आपका विल पावर और आपका इमोशन, ये तीनों की बात आती है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में जो 8 फैसेट पार्ट है अष्टांग योग के अंदर, तो उसका थोड़ा सा व्याप आप ज़्यादा फील कर पाएंगे। मुझे पता है आप सब लोग को पता ही है अष्टांग योग के 8 अंग क्या है। पहला है यम। तो अगर हम देखते हैं कि यम वो हमारे सोशल स्टेट का पार्ट है, मतलब हमारा जो सोसाइटी के साथ में आप और किससे भी साथ में जो आपका व्यवहार है, वर्तणुक है, वहाँ पे यम का पार्ट आता है। तो अगर आप यम को समझेंगे, अगर आप यम को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो आप सोसाइटी के साथ में एक हार्मनी के साथ में, सहजता के साथ में, बैलेंस तरीके से जी पाएंगे। दैट इज द यम एस्पेक्ट, ओके। तो ये हमारे सोशल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नियम। तो 5 नियम है, ये हमारे पर्सनल इंडिविजुअल एस्पेक्ट, हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया सोशल हेल्थ के लिए ज़रूरी, और एक हो गया हमारे इंडिविजुअल, हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए ज़रूरी, ओके, दैट इज़ द नियम। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है, वो है आसन।
आसन अगर हम देखें तो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपको पता है व्हाट इज एनाटॉमी फिजियोलॉजी? एनाटॉमी मतलब शरीर की रचना, और फिजियोलॉजी मतलब जो शरीर की जो रचना है वो कैसे काम करती है, उसका फंक्शनिंग। तो अगर हम आसन का भाग देखेंगे तो हमारे वो शरीर का जो रचना है, जो बॉडी का लेवल है, उसको अच्छा हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है आसन। इट इज वर्किंग ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट एट द एनाटॉमिकल लेवल। अगर हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल मतलब जो उसका फंक्शनिंग अच्छा रखना है, अगर आपके शरीर का अंदर का जो प्रोसेसिंग है उसको अच्छा रखना है, तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम का एस्पेक्ट है वो अपने हर एक फंक्शनिंग को इतना स्मूथ कर देता है कि अगर आपको अपना हेल्थ बहुत अच्छा रखना है तो आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं मतलब उसको नहीं देखते हुए उसके साथ में प्राणायाम के एस्पेक्ट को, मतलब जो आपके फिजियोलॉजिकल के ऊपर इफेक्ट करता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी प्राणायाम का बहुत महत्व है, और उसके साथ में हठ योग के अंदर, जो हठ योग का जो एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि प्राणायाम अगर अच्छे से किया तो आपके शरीर के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट है, मतलब जो आपका फंक्शनिंग है, वो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो युक्ताभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत। मतलब अगर आप प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो आपके सारे रोग भी दूर हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में वो भी उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि अगर आप अयुक्त अभ्यास करेंगे, ठीक तरह से प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको सारे रोग वापिस आ सकते हैं, जो नहीं थे वो भी और हो जाएंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि प्राणायाम जैसा इफेक्टिव चीज़ को, उसको ठीक मायने में उसको समझ करके अच्छे से अभ्यास करके फिर आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेना है। सांस तो 24 घंटा चलती रहती है। हमको लगता है प्राणायाम में क्या करना है, श्वास को जोर से लेना होगा, छोड़ना होगा, अलग अलग प्राणायाम, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ पे नए नए स्टूडेंट होते हैं ना, जब हम पठन करते हैं सब योग के ग्रंथों का, तो वहाँ पे सब अलग अलग प्राणायाम के प्रकार आते हैं कि ऐसे ऐसे आप होल्ड करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना रोकना है। तो वो रोकना शुरू कर देते हैं, अरे इतना, इसका फायदा कितना ज़्यादा है, हम रोकना शुरू करेंगे, तो वो कुंभक लगाने का शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तो लर्निंग लाइसेंस के ऊपर, हाईवे के ऊपर चढ़ गए, ऐसा बात हो गया है ना। तो जब आप पूरा का पूरा पैकेज को नहीं लेते हैं, एक ही चीज़ को पकड़ते हैं, अरे रोकने का फायदा है, मैं रोकने से शुरू कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे तो बाकी का बहुत सारा दिया गया है, आपको खाना कैसे खाना है, आपको यम नियम का पालन करना है। आप जब सब कुछ करेंगे फिर आप रोकना शुरू करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के रोकना शुरू कर दिया, इट विल बिकम, अब उसका हमें गैर फायदा भी हो सकता है। तो हमारा चौथा एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, पहला है यम, दैट इज सोशल, सेकेंड इज नियम, दैट इज पर्सनल एस्पेक्ट। ओके, तीसरा है आसन, जो हमारा एट द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चौथा है प्राणायाम, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि हम जो पूरे दिन बाहर की ओर अपना जो ध्यान रहता है, धीरे धीरे हम उसको अपने भीतर की ओर लेके जाते हैं। ऑलरेडी प्राणायाम ऐसी चीज़ है कि आप प्राणायाम करते हो तो आप अपने आप के साथ में कनेक्ट करना शुरू करते हो। कभी कभी कोई लोग को इतना अकेला लगता है, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, अगर वो अच्छी तरह से प्राणायाम को सीख ले तो वो अपने आप के साथ में खुश रहना शुरू हो जाएगा। वो सीख लेगा कि अपने आप के साथ में कैसे अपनी कंपनी को एंजॉय करना है। और उसके बाद में जब आप अंदर की तरफ की अपनी यात्रा शुरू करते हो, दैट इज अ प्रत्याहार, टू गेट इनवर्ड्स। सो दैट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, तो प्रत्याहार में एक्चुअली इट इज अ मेंटल एस्पेक्ट, जो हमारे मन की तरफ हमें और ज्यादा ओरिएंटेट करता है, अपना जो ध्यान है वो मन की तरफ और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो तीन एस्पेक्ट है, वो धारणा, ध्यान और समाधि एक दूसरे से, हमको लगता है धारणा, ध्यान और समाधि मतलब वो ये धारणा है, ये ध्यान है और ये समाधि है, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कोई रोड नहीं है, मतलब ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि यहाँ पे धारणा शुरू हुई, यहाँ पे धारणा कंप्लीट हुई, अभी मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान कंप्लीट होगा, यहाँ से समाधि शुरू हो गई, यहाँ पे कंप्लीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज वो फ्लो है, जैसे आप धारणा से एंटर हुए तो अपने आप ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी और वो अपने आप समाधि तक चेंज होते जाएगी। तो वो तीनों को साथ में अगर हम
उसको साथ में ही करते हैं और उसको साथ में समझना चाहिए. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द मेडिटेशन. ठीक है. तो ये मेडिटेशन जो हम लोग बोलते हैं वो धारणा, कई बार हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर क्या होता है पता नहीं है. आंख बंद करना, कोई भी आंख बंद करके बैठता है तो हमें लगता है ही इज मेडिटेटिंग, लेकिन एक्चुअल में इसको और थोड़ा से फील करेंगे तो अंदर बहुत सारी हमारे माइंड के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस चलते रहता है इन द मेडिटेशन पार्ट ऑल्सो. तो धीरे धीरे जो हमारा कंसंट्रेशन एक चीज़ के ऊपर लगता है, मतलब सो नहीं जाना है. कई बार हमको लगता है ऐसे आंख बंद करके धीरे धीरे ऐसे एक तरह का फीलिंग में रहता है, स्टेट में कि सो जाने का फीलिंग. तो ये भी धीरे धीरे हमको इम्प्रूव करना है. कैसे करना है ध्यान, कैसे करना है प्राणायाम, वो तो हमने बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, आपने देखा ही रहेगा. बट इसके पीछे का जो आइडिया है कि धारणा, ध्यान और समाधि एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए हमें ऐसे स्टेट तक लेके जाते हैं. दैट इज द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द 8 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है. तो ये एक पार्ट हुआ. उसके बाद में है नॉलेज एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. तो ये जो इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ आवर पर्सनालिटी है वो है सबीज समाधि के अंदर. समाधि का भी बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव वर्णन है कि समाधि के बहुत सारे स्टेट है. वहाँ पे एक स्टेट पे ऐसा है कि आपको नॉलेज आपको हेल्प करता है एक एक लेवल तक पहुँचने के लिए. दैट इज द सबीज समाधि तक का. दैट इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. एंड द लास्ट वन इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जहाँ पे आपको ये नॉलेज से भी पार जाना है. सो ये 8 पार्ट जो डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी है, ये हम पतंजलि योग सूत्र से जान सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से उसको कंबाइन करते हुए हमें एक तरह का दिशा दिया है. ठीक है. तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का फीलिंग आता है कि अगर आप अच्छी तरह से योग को पूरी समग्रता से फील करने और जीवन में लाने का प्रयत्न करते हो तो ये आपको ये 8 पार्ट्स को अच्छी तरह से फॉलो करने कर के आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो अच्छी तरह से उसको उभार आ सकता है, उसको एक तरह का बूस्ट मिल सकता है और बैलेंसिंग हो सकता है, इंटीग्रेशन. अब इसके आगे का हम देखते हैं जो एस्पेक्ट है, दैट इज अ योग का जो साइंस है वो थोड़ा होलिस्टिक नेचर से बना हुआ है. जैसे कि अगर हम एक डॉक्टर के पास गए कि मुझे हेडेक है, मुझे सिर के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर, कई बार तो आजकल डॉक्टर अपने सामने ही नहीं देखते हैं, सुनते अच्छा हेडेक हो रहा है, ट्र लिख के दे देते हैं हेडेक हो रहा है. अगर आप कोई भी अपने आपको बहुत ज़्यादा बीमारी है, आपको बहुत सारा फाइल लेके घूमना पड़ता है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने फाइल रख दिया, वो आपके सामने नहीं देखेगा, फाइल को देखता रहेगा, अच्छा क्या हो रहा है, ट्र लिख के दे देगा. तो आजकल वो इंडिविजुअलिस्टिक थोड़ा सा रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो गया है कि वो फाइल को देखते रहते हैं, चीज़ों को ग्रॉसली फील करते हैं. ठीक. लेकिन यहीं पे अगर आप कल का जो अगर आपने सेशन सुना होगा तो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है. अगर आप योग शिक्षक के पास जाएंगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो वो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको क्या हो रहा है, आपने क्या खाया था, आपका दिन कैसा चला, आपने सुबह से अभी तक क्या किया है. वो ये ढूंढने का प्रयत्न करेगा कि आपके लाइफस्टाइल में कहाँ पे इसका जड़ है, मतलब कहाँ से ये आपका हेडेक शुरू हुआ है. तो ये हुआ होलिस्टिक एस्पेक्ट. जब आप समग्रता से देखते हो तो आपको एक पार्ट तो उसका हिस्सा है ही, लेकिन अगर आप रिडक्शनिस्ट एक पार्ट के ऊपर देखते हो तो आप समग्रता को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जो समग्रता से देखना है वो एस्पेक्ट को समझना है योग का, कि वो पूरे लाइफस्टाइल को, पूरे मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो 1 घंटे का योगा मैट के ऊपर करते हैं सिर्फ उसको देखना है. आपका कैसा मन में विचार चल रहा है, आपका इमोशन कैसा है, आपका खाना कैसा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, उसके साथ साथ आपका रेस्टिंग कैसा है. जब आप समग्रता से फील करेंगे तभी वो इंटीग्रेशन को और ज़्यादा फील कर पाएंगे. ओके. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द होलिस्टिक एस्पेक्ट. तो हमें कोई भी चीज़ में ये होलिस्टिक एस्पेक्ट को भी देखना है कि आप कैसे समग्रता से कोई भी चीज़ को देखो, ना कि एकदम ऐसे एक टनल विजन के साथ में एक ही चीज़ के ऊपर. लाइफ में फोकस ज़रूरी है. जब आपको फोकस करना है तो आपको एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, लेकिन अपना ध्यान पूरे कैनवास के ऊपर बना के रखना है. दैट इज़ अ समग्रता की बात. सो एक हमने डेफिनेशन देखा कि योग का, विच इज़ अ इंटीग्रेशन. अब सेकेंड डेफिनेशन आता है, वो है अनुशासन.
तो योगश चित्तवृत्ति निरोधः, ये दूसरा डेफिनेशन है जहाँ पे हम डिसिप्लिन का बात करते हैं, डिसिप्लिनिंग द माइंड। जो इतना फ्लक्चुएशन स्टेट में रहता है उसको हाउ कैन वी वर्क ऑन गैदरिंग इट एंड हाउ कैन वी वर्क ऑन इंटीग्रेटिंग इट एंड डिसिप्लिनिंग इट, दैट इज द होल एस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो हम जो योग के अंदर जो हम लोग का डिसिप्लिनिंग का बात है वो है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का बात। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कल से आपको 6 बजे उठना है, कल से आपको ये खाना है। आपको गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ थोपा जाए, है ना, तो वो कितने दिन तक चल सकता है डिसिप्लिन? बहुत दिन तक नहीं चलेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन करो या अपने घर पे बच्चे लोगों के ऊपर ज़्यादा डिसिप्लिन करो तो थोड़े दिन तक तो वो चल जाएगा, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नल इम्पोज्ड। जिस दिन हमें खुद से समझ में आ जाता है, जिस दिन बच्चे को खुद को समझ में आ जाता है, बाद में आपको डिसिप्लिन करने का ज़रूरत पड़ता है क्या? वो अपने आप से डिसिप्लिन हो जाता है। सो योग का जो माध्यम है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, मतलब आपको अपने आप में समझ में आया कि मुझे किस तरह का प्रैक्टिस करना है, किस तरह का व्यायाम करना है, किस तरह का आपका मेंटल स्टेट का डिसिप्लिनिंग करना है, तब उसके बाद में वो फ्लो अपने आप चलते रहता है। सो दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक तरह से इंडिविजुअलिस्टिक है। कि अगर हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक मतलब क्या, आध्यात्मिकता मतलब क्या, तो किसी के लिए आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी इज़ बीइंग विद द नेचर। हम पूरे जो कुदरत है उसके साथ में तालमेलता के साथ में रहे, उसके साथ में एक तरह का हारमोनी बना करके रहे, वो स्पिरिचुअलिटी हो गया। किसी के लिए पक्षी को दाना डालना और ऐसे सबको सेवा भाव करना वो एक तरह का स्पिरिचुअलिटी हो गया। और किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का ये भी उसका मीनिंग हो सकता है कि पूजा करना या प्रवचन सुनना या ऐसा भी स्पिरिचुअलिटी। तो वो इंडिविजुअल अपना अपना फीलिंग है टू बी स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक फ़र्क ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी और दूसरा है इज़ द रिलीजन। तो रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी आर डिफरेंट। रिलीजियस इज जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हो गया रिलीजियस, हम किस में बिलीव करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ द बीइंग पार्ट, जो हम हमेशा होते हैं और हमेशा फील करते रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी को योग का बहुत अच्छा एक तरह का उसका जो समन्वय है कि आप जो भी कर रहे हो उसको आप इंटीग्रेशन के साथ में, उसको आप तन्मयता के साथ में करेंगे। दैट इज़ द होल पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। योग है वो एक तरह का यूनिवर्सल कल्चर है ना। ऐसे अब मुझे स्वामी सत्यानंद का एक वाक्य याद आता है। स्वामी जी जो स्वामी सत्यानंद जी थे उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद जी। तो स्वामी शिवानंद जी और स्वामी सत्यानंद जी का ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने 1964 में कहा था कि वन डे योग विल बिकम द कल्चर ऑफ टुमारो। मतलब वो कल का वो कल्चर बनने वाला है, वो एक तरह का एंड इट विल शो द पाथ टू द ह्यूमैनिटी। सो ये इतना इम्पोर्टेंट था। मैं 2000 के साल में जब बिहार स्कूल ऑफ योगा में योग का पढ़ाई करने को गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कि ऐसा लिखा है कि योग विल बिकम द कल्चर ऑफ टुमारो एंड इट विल हेल्प टू कर्व द पाथ ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, 1964 में कहा है, अभी तक तो कल्चर जैसा तो नहीं दिख रहा था। ओके 2000 के साल में बाद में धीरे धीरे हमें ख्याल में आ रहा है कि जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। लिटरली उसका जो इफ़ेक्ट है उसको सब लोग महसूस कर सकते हैं कि योग का जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ शारीरिक माध्यम पे नहीं है। बिकॉज अगर आप शारीरिक एक्सरसाइज को देखते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने तरह के एक्सरसाइजेस है, कितने तरह के डांस है और ताइची है और क्या क्या है जो लोग ऑलरेडी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे देशों में योग का एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है। बिकॉज वो उन्हें फील होता है कि ये जो इंटीग्रेशन का है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, ये सारी जगह पे वो कनेक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक ज़रिया है। तो इसीलिए वो पूरा फैल रहा है। इट इज़ बिकमिंग अ कल्चर एक्चुअली। और वो कल्चर अगर सही मायने में लोगों ने एक्सेप्ट किया
तो उसका हमको उसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको रिडक्शनिस्ट एस्पेक्ट से देखते हैं कि योग मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे हेल्दी रहना है, मुझे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, तो ये तो ऑफ कोर्स योग हमको देगा ही, डायबिटीज़ को क्या सभी चीज़ों को हेल्प करेगा। लेकिन वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा अगर हम उसको थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे तो हमें उसको और फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आसन प्राणायाम को ना देखते हो, उसको सोशल लेवल मतलब यम नियम से करके समाधि तक धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे, तो हमें एक पर्सनालिटी का एक पूरा अलग व्यक्तित्व का मतलब उसका हमें बेनिफिट मिल पाएगा। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ वेयर द कल्चरल चेंजेस आर ऑल्सो सीन। अलावा देर इज़ अ स्पिरिचुअलिटी, दैट मतलब ये जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है कि अगर हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं कि ये उसका बॉडी का मूवमेंट है, ये उसका बॉडी का जो स्वास्थ्य है या डिसीज़ है, उसके अलावा उसका और एक एस्पेक्ट है कि उसका मन, उसका माइंड का भी स्टेबिलिटी, उसका मन के विचार, ये सब पार्ट आता है। लेकिन हम अगर उसको फील करेंगे अच्छी तरह से, तो माइंड एंड बॉडी के अलावा भी देर इज़ अ थर्ड पार्ट विच इज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो योग का ऐसा रीच है कि वो 5000 साल पहले भी वहाँ से शुरुआत हुई थी योग की, कि वो माइंड बॉडी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी इन्वॉल्व करके रखता है। वेरएस आजकल का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो या फिर वेस्टर्न कल्चर बोल लो, कि धीरे धीरे वो अभी सोच रहा है कि अच्छा ऐसे भी कुछ है, बॉडी और माइंड के अलावा भी कुछ थर्ड एस्पेक्ट है। तो हमें बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इतने साल से हमें गिफ्ट में मिला हुआ है, और हम सब उसके लिए प्रेरित है। भले कोई कम ज़्यादा उसके लिए फीलिंग रखता हो या उसके प्रति समझने की उनकी चाहना थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, बट दैट इज़ ऑलवेज देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें वो चाहना को बना करके रखना है। एक जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि ह्यूमैनिटी का जो सिविलाइजेशन का जो अभी तक का जो सफ़र है, तो बहुत आदि मानव को जो प्रॉब्लम थे वो आज भी प्रॉब्लम वही है। मतलब जो हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंसेस या जो भी प्रॉब्लम है, षड रिपु जिसको कहते हैं, तो हमारे अंदर जो षड रिपु का क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर, ये जो भी सब प्रॉब्लम्स है, वो तभी भी वही थे, आज भी वही है। सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। हमें जिसके प्रति लगाव था पहले, शायद उनके पास में जो भी चीज़ें थी उसके प्रति उनको लगाव था, या उसके प्रति उनको ये सब फीलिंग ज़्यादा आती कि अटैचमेंट है। आज हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, आज हम सोने के प्रति या कोई भी तरह का वेल्थ के प्रति या अपने अपने अलग अलग चीज़ों के प्रति हम जुड़े हुए रहते हैं, बट द प्रॉब्लम हैज़ नॉट चेंज्ड। सो इसीलिए उसका जो सोल्यूशन है वो भी सेम है, अभी तक उसका सोल्यूशन सेम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि योगा इज़ अ ओल्ड स्टाइल, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो तो पहले अप्लाई हो रहा था, अभी का उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम सेम है, तो हमें उसका एप्लीकेशन, उसका सोल्यूशन भी सेम जगह से मिल सकता है, वो सेम चीज़ों को हमें अप्लाई करना है। सो दैट इज़ अ वेरी मच इफेक्टिविटी ऑफ योगा, कि आज भी हम उसको उसी तरह से ले सकते हैं और उसका उतना ही इफेक्ट भी पा सकते हैं। वो हम पहला डेफिनेशन हमने देखा योग का, जो जोड़ने की बात है, या फिर योग के हिसाब से वो पुरुष और प्रकृति का सेपरेशन है। दूसरा हमने डेफिनेशन देखा, वो योगा इज द चित्त वृत्ति निरोध, जहाँ पे हमने डिसिप्लिनिंग की बात समझी। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ व्हाट योगा इज एक्चुअली इज अ कॉन्सेंट्रेशन, इसका नाम है समाधौ। तो योग का जो समाधौ अर्थ है वो है कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसका मीनिंग क्या हो सकता है? अगर कोई आपको पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, तो ध्यान देना। यस, अग्रिंग, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान देना। तो आप ध्यान कभी ज्यादा देते हो? कोई भी चीज में आपका ध्यान कैसे आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पे मुझे ध्यान आएगा नहीं आएगा? कैसे आपको ऐसे फील होगा? अगर कोई चीज आपके इंटरेस्ट की है तो आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। यस, ठीक है। अगर आप ओल्ड एज के हो, अगर आपको घुटने में दर्द है और कहाँ पे ऐसे लिखा है कि यहाँ पे घुटने के दर्द का इलाज किया जाता है, या कुछ लेक्चर है घुटने का, या कुछ घुटने का सर्जरी का कैंप है, कुछ भी ऐसा है, तो आपका ज़्यादा ध्यान आपका ध्यान वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सो अवर कॉन्सेंट्रेशन इज बेस्ड, जनरल टर्म्स में अगर बात करें, तो ऑन द
जो भी आपका इंटरेस्ट का चीज़ है वो एक हुआ। दूसरा, जो भी आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब जो भी आपको जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे कि अगर आप ऐसे अभी दूध उबल रहा है, आपने गरम गरम दूध को ऐसे पकड़ा है, तभी क्या आपका और कहाँ पे कंसंट्रेशन हो सकता है क्या? नहीं। सो कंसंट्रेशन इज इंटरेस्ट ओरिएंटेड, कंसंट्रेशन इज टास्क ओरिएंटेड, और कंसंट्रेशन इज वैल्यू ओरिएंटेड। आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा वैल्यू रखते हैं? अगर आपको प्रवचन या आध्यात्मिक बातें सुनने का ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपके लिए वैल्यू के लिए है, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से सुनेंगे, बिकॉज आपको वहाँ पे कंसंट्रेशन फील होता है, बिकॉज दैट इज़ अ वैल्यू अटैच्ड। बच्चे लोगों के लिए शाहरुख खान जो बोलता है वो इतना अच्छा रहता है, बिकॉज दे हैव अ वैल्यू कि ये बहुत अच्छा है, ये मुझे सुनना है, बिकॉज दिस कॉन्सेंट्रेशन इज अ वैल्यू ओरिएंटेड पार्ट। लेकिन योग के अंदर जो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो ये टास्क ओरिएंटेड या वैल्यू ओरिएंटेड या इंटरेस्ट ओरिएंटेड सिर्फ नहीं है। ये जो समाधौ का अर्थ है वो है कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमारे मन का दूसरी साइड हो सकता है। मतलब अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरा कंसंट्रेशन है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये टॉपिक, तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं है। ये डेफिनेशन ऑफ योग का नहीं है कंसंट्रेशन के लिए, वो है कांस्टेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन। आप जो भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी स्टेट में आपका कंसंट्रेशन का लेवल वही बना रहे मैक्सिमम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू योगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज समाधि। तो ये जो समाधौ है वो है कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। अभी ये कंसंट्रेशन का अगर हम बात करेंगे, तो जितना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रहेगा कोई भी चीज़ में, उतना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन करेंगे, है ना? जितना ज़्यादा उसका वैल्यू रहेगा, हम उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। तो अगर हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो अपना इंटरेस्ट, अपना वैल्यू उस चीज़ के साथ में मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम कंसंट्रेट कर पाते हैं, राइट? अब ये अगर आप योग पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं कि वो अभ्यास के बारे में कहते हैं, तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो। तो कंसंट्रेशन दीर्घ काल तक होना चाहिए, नैरंतर्य होना चाहिए। अब दीर्घ काल का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ काल कितना लॉन्ग टर्म? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, ये लाइफ टाइम की बात हो सकती है, या 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ। आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो अभ्यास है, वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, दीर्घ काल। ओके, तो ये हम अगर आसन प्राणायाम की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, अपने स्पिरिचुअल पाथ की बात करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी अभ्यास है वो दीर्घ काल तक चलना चाहिए। दूसरा है नैरंतर्य, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस का क्या मतलब है? तो कंटिन्यूस मतलब कोई मुझे पूछता है कि हमको योगा का प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, तो हफ्ते में 1 बार कर लो। क्या वो कंटिन्यूस होगा? मैं हर हफ्ते एक बार तो कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। बाकी के 6 दिन तो नहीं कर रहे हैं। मैं वीकेंड कर लो, सैटरडे संडे कर लो, तो 2 ही दिन हुआ। अगर कोई ऐसे बोलता है कि नहीं मैं रोज़ करूँगा योगा अभ्यास, फिर भी क्या वो कंटिन्यूस होगा? नहीं। आपने योगा 7 से 8 किया, 8 बजे योगा खत्म हुआ, तो 8 बजे से नेक्स्ट दिन का 7 बजे तक क्या वो कंटिन्यूस नहीं हुआ? राइट? सो यहाँ पे बात क्या हो रही है, दैट देयर इज समथिंग विच इज कंटिन्यूस ऑल द टाइम। ओके, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? अगर आप देखेंगे पातंजलि योग सूत्र में, अगर हमें लगता है कि योगा मतलब आसन प्राणायाम, तो ये पातंजलि योग सूत्र में लिखा है कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हो वो दीर्घकाल और निरंतर होना चाहिए। इसका मतलब ये आसन की बात वो नहीं कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं योग को, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आसन नहीं कर सकते हो। तो वो बात कर रहे हैं कंटिन्यूस, मतलब आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस, आपका कंसंट्रेशन। ओके, विच इज, अगर हम कंसंट्रेशन का जो डेफिनेशन योग के अंदर समझेंगे, तो ये आपको बंद बैठता फील होगा कि आपका कंसंट्रेशन दीर्घकाल नैरंतर्य, कंटिन्यूस आपका कंसंट्रेशन बना रहे। और तीसरा है सत्कार सेवितो, विथ फुल डेडिकेशन एंड फुल अवेयरनेस। ओके, तो जो पातंजल एक्चुअल में बात कर रहे थे वो
Dirghakala Nairantya Satkara Sevito was about the awareness that we have to maintain. That is a concentration what he is talking about. तो ये जो concentration का पार्ट है उसके बाद में वो नेक्स्ट सूत्र में ऐसा कहते हैं कि एक तो है सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो और अभ्यास के बारे में तत्र स्थितो अभ्यास. ओके, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास मतलब उस स्टेट में कंटिन्यूसली रहना ही अभ्यास है. तो ये जो दूसरा सूत्र है उसमें भी हमें यही फील होता है कि जो पतंजलि बोलते हैं कि इस स्टेट में कंटिन्यूसली रहना, वो भी कंसंट्रेशन के ऊपर ही वो बात कर रहे हैं कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली बनाए रखो. ओके, ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो कंसंट्रेशन रखो, इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपका अवेयरनेस का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन बनाए रखना है. तो मतलब ये जो स्थिति है उसके अंदर हमें कंटिन्यूसली रहना है. ओके, अब इसका हमें एक छोटा सा हम उसको अलग तरीके से अगर देखते हैं तो क्या हमें अगर कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो हम वहाँ पे अवेयरनेस रखते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अवेयरनेस नहीं रखते हैं. अब आप लाइफ में देखो कि आपका कितने चीज़ों में कितना ध्यान होता है. ओके, जब आपका ध्यान होता है तभी आपका अवेयरनेस उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन रह सकता है. मतलब व्हाट यू लाइक इज़ व्हाट यू आर डूइंग. मतलब जो आप एक सेकेंड, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू शुड लाइक एंड व्हाट यू लाइक इज़ व्हाट यू शुड डू. मतलब यहाँ पे ऐसी बात है कि अगर मुझे जो भी चीज़ अच्छा लगता है मैं सिर्फ वही करूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है. मुझे ड्राइविंग पसंद है, मैं वही करूँगा, वहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन अच्छा लगता है. लेकिन लाइफ में हमें जो कुछ अच्छा लगता है वही करने को नहीं मिलता है. सब लोग मेरे जितना लकी नहीं रहते हैं कि मुझे योग अच्छा लगता है और मेरे लिए लाइकिंग भी योग है, करना भी योग है, प्रोफेशन भी योग ही है. लेकिन ऐसा सबके लिए तो नहीं है. किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है लेकिन उसको डॉक्टर ही करना पड़ता है, किसी को, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं. तो कंसंट्रेशन आपका वही चीज़ में लगेगा जो आपको अच्छा लगता है. लेकिन योग की अगर आप भाषा में उसको चेंज करेंगे तो लाइक व्हाट यू आर डूइंग, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ऐसे भी करना ही पड़ेगा. तो आप उसको लाइकिंग करना शुरू करो. तो वहाँ पे आपका क्या क्या बना रहेगा? कंसंट्रेशन. जब आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा तो आपका लाइफ, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो वो भी अच्छी तरह से आप उसको कनेक्ट करके कर पाओगे. राइट. सो दिस इज वन मोर एस्पेक्ट दैट वो जो समाधव का पार्ट है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो जब भी आप उसको लाइकिंग करना शुरू करें, जब आप शुरू कर दोगे तो आपका उसके तरफ का अवेयरनेस भी बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन भी उस चीज़ के ऊपर बढ़ जाएगा. ओके. और एक पार्ट है कि अगर आप योग को देखोगे तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसका एक्सपांशन है, वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड से कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की तरफ जाता है. मतलब अभी हम लोग का माइंड यहाँ पे बैठे हुए है लेकिन यहाँ पे रहता है क्या? नहीं, वो कभी फ्यूचर में जाता है, कभी पास्ट में जाता है, कभी वहाँ पे जाता है, कभी आवाज़ आ गई तो वो क्या आवाज़ आ रही है यहाँ पे घूमते रहता है. बट अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के ऊपर लेके आएंगे, मतलब विक्षिप्त मन की अवस्था में से, योग का मतलब है कंसंट्रेशन, मतलब एक तरह का एकाग्रता की अवस्था. ओके. सो डिस्ट्रैक्टेड से अवेयरफुल, कंसंट्रेटेड, और उसके बाद में एक तरह का सीरीन, मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अवेयरनेस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ समाधि. तो ये जो डिस्ट्रैक्टेड से कंसंट्रेशन की तरफ हमें ये अंडरस्टैंडिंग और ये अप्रोच लेके जा सकता है. सो द और एक चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, हम जितना ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अपना कंसंट्रेशन डालते हैं, हमें लगता है कि हम खाते खाते टीवी देख सकते हैं और किसी के साथ में बात कर सकते हैं. तो हमारा माइंड का एक बहुत स्पेशलिटी है. हमारा जो 5 इंद्रिय टेस्ट का है, मतलब ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और मन है वो 11वां इंद्रिय है. राइट. तो ये जो 10 इंद्रियां हैं वो एक साथ में काम कर सकती है. हमारा माइंड एक साथ में सभी इंद्रियों के साथ में लग सकता है. इट इज़ अ पॉजिटिव ऑल्सो एंड इट इज़ अ नेगेटिव ऑल्सो. कैसे हो सकता है? अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
अगर आप खा रहे हैं, आपका खाने में ध्यान है, आपका जीभ खा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। अगर आपका आँख भी खाने में ही इन्वॉल्व है, अगर आपका नाक भी खाने में इन्वॉल्व है, एक चीज़ के साथ में सारी इंद्रियां मिल करके काम करे, तो आपका वो जो अवेयरनेस है वो मैक्सिमम बना रहेगा। बट अगर आपका मुंह खा रहा है, आँख और कुछ देख रहा है, कान और कुछ सुन रहा है, ठीक है, और मन और कहाँ पे है, तो आपका डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो जाएगा। तो जो आपका कैपेसिटी था उसको आपने नेगेटिवली यूज़ कर लिया, अलग 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 चीज़ों के ऊपर ध्यान एक साथ लगाना, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। आपको लगता है यस मैं खाना भी खा सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ अलग अलग जगह पर, लेकिन वो आपको एक्चुअल में आप अलग अलग जगह पे आपका ध्यान नहीं है। एट ए टाइम आप सिर्फ खाना खा सकते हो, आपने खाना खाया, आपका यहाँ पे ध्यान है, किसी ने आपको बुला लिया, आपने जैसे वहाँ पे देखा तो आपका यहाँ से ध्यान हट गया, वहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ आप सुन रहे हैं तो आपका ध्यान वहाँ पे चला गया, तो अब खाने के ऊपर से आपका ध्यान विड्रॉ हो गया। ओके, सो एक्चुअल में अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो एक ही चीज़ के ऊपर हमारा मैक्सिमम आँख, नाक, टेस्ट, हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना, दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल अवेयरनेस का पार्ट, राइट। सो ये हमें देखना है कि हमें मल्टीटास्किंग, आजकल के बच्चे लोग को जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि मल्टीटास्किंग, एक साथ में बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, साथ में गाना सुनते रहते हैं, साथ में किसका फ़ोन आया उसको भी बात करते रहते हैं। इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन पतंजलि एक सूत्र के अंदर बहुत अच्छी तरह से कहते हैं दैट एक समय आपका ध्यान सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर रह सकता है। अगर आप सुन रहे हो तो सिर्फ आप सुन रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो आप एक्चुअल में सो रहे हो। अभी थोड़े लोगों को थोड़ा सा नींद आ रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, बट दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर नॉट लिसनिंग। अगर आप अच्छी, अगर यहाँ से थोड़ा सा परफ्यूम आ जाएगा ना, तो आपका मेरे बात के ऊपर से ध्यान हट जाएगा, आपको लगता है आप बैठे हो वो सुन ही रहे हो ना, लेकिन नहीं, एक समय के ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रह सकता है। आप मल्टीपल सेंसेस को एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मल्टीपल सेंसेस को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगा सकते हो, फिर वो एक ही जगह पे रहेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट फैसेट ऑफ माइंड, कि आपको वो कंसंट्रेशन को उस लेवल तक लेके आना है कि एक ही चीज़ के ऊपर, नाक से, कान से, आँख से, कोई भी इंद्रिय से, कोई भी चीज़ के ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, सो दैट इज वन मोर अवेयरनेस एस्पेक्ट। ओके, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो आप टीवी देखते हुए खाना ना खाओ, बात करते हुए नहीं करो ऐसा, क्योंकि आपका माइंड बॉडी, अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना है, लेकिन हमको टेस्ट नहीं आता है, बिकॉज ध्यान ही नहीं है टेस्ट करने में। लोगों को कितना खा लिया वो भी पता नहीं चलता है, बिकॉज वहाँ पे ध्यान नहीं लगा है। अगर आप सही यौगिक एस्पेक्ट को जीवन में लाना चाहते हो तो आपको ये सबको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज, थोड़ा बटोरा हुआ है उसको थोड़ा पास में लेना पड़ेगा। देन हमें क्या होगा कि हमारा जो अभी लाइफ है ना, वो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड अप्रोच में चलता है, उसको आप थोड़ा सा और योगिक अप्रोच में लेके आओगे। मतलब योग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो 1 घंटा या आधा घंटा योग मैट के ऊपर करते हैं, है ना, कई लोग को इच्छा होता है करना है लेकिन करते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो मैट के ऊपर करते हैं वो एक्चुअल में योग का वो योग नहीं है ना, वो योग का पार्ट ज़रूर है, लेकिन हमें डू योगा, मतलब मैं भी योगा करता हूँ, कभी करते हो 7 से 8, वो योग डू योगा से हमें यौगिक बनने की तरफ जाना है, जो हमारा एक कंसंट्रेशन का पार्ट है, जो हमारा डिसिप्लिन का पार्ट है ना, इस तरफ हमें जाना है। सो हमें हमारा आज के अगर व्यक्तित्व का थोड़ा सा सार लेवे तो हमें डू योगा से बी योगिक की तरफ जाना, ये हमारा जर्नी को तय करना है। मतलब जो भी हमारा योग का अंडरस्टैंडिंग है, वो आसन प्राणायाम 1 घंटे से करने के बजाय उसको लाइफ में फैलाना है ना। लाइफ में फैलाने का मतलब क्या है, जो इतना सारा फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग है उसको रियल लाइफ में करने में लेके आना है, उसको यम नियम के अंदर लेके आना है, उसको हमें अवेयरनेस के अंदर लेके आना है, तभी आप योगिक लाइफ की तरफ जाएंगे, है ना। वो 1 घंटे के बजाय 24 घंटे के ऊपर आपका योग का पूरा कलरिंग हो सकता है पूरा लाइफ के अंदर। सो दैट इज व्हाट वी आर एमिंग, एंड वही एक्चुअल में मीनिंग था पतंजलि का। तो एक कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत इंस्पायर कर रही थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर करने का प्रयत्न किया। आपको कुछ क्वेश्चन है इसके लिए तो हम क्वेश्चन आंसर के लिए भी
ओपन रख सकते हैं। आज मैंने परपेचुअली हम लोग ने लास्ट ईयर का मेरा टॉपिक था योगा फॉर द स्पाइन। हम लोग ने अलग अलग तरह के स्ट्रेचिंग किए थे। अगर आप आज एक्सपेक्ट करके आए रहे थे कि आपको कुछ करने को मिलेगा तो आई एम सॉरी, बिकॉज मेरा आज का टॉपिक मैंने ट्राई करके दूर रखा था करने से, आसन प्राणायाम से दूर किया, आसन प्राणायाम के आगे की बात। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है और मैं समझता हूँ कि आपको उसमें से थोड़ा बहुत इंसाइट या इंस्पिरेशन मिला रहेगा कि हम योग करने के बजाय यौगिक होने के तरफ अपना अपना प्रगति बनाए रखें। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा का स्टूडेंट हूँ। अभी हम लोग का लास्ट गए महीने में एक वहाँ पे सभी टीचर्स का एक मीटिंग हुआ था। बिहार स्कूल ऑफ योगा आपको अगर पता रहेगा तो वो विश्व की एक बहुत अग्रगण्य संस्था है जो योग के अंदर काफ़ी सालों से काम करते हैं। और कोई भी योग के शिक्षक हो वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स को बहुत अच्छी तरह से उसको वैल्यू करके उसको रेफ़र करते हैं कोई भी चीज़ के लिए। तो अभी उनके 50 साल पूरे होने का एक सेलिब्रेशन हुआ। ओके, उन्होंने बताया कि अभी हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू होता है। मैंने वो लगा सेकेंड चैप्टर मतलब क्या? योग का जो भी पॉसिबल डिटेल है वो तो ऑलरेडी ये लोग बांट रहे हैं इतने सालों से, लोगों में उसका फैलावा कर रहे हैं। तो सेकेंड चैप्टर में हमें स्वामी जी ने बताया, अभी जो वहाँ के स्वामी जी है वो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी है, उन्होंने बताया कि सेकेंड चैप्टर का अर्थ है अभी तक हमने योग को घर घर पे लोगों लोगों तक पहुँचाने का काम किया। अब वो फिजिकल एस्पेक्ट में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है ऐसा फील होता है। सेकेंड एस्पेक्ट है इज द बी योगिक पार्ट, कि अभी हमें उसको और ज़्यादा लाइफ में इंडिविजुअल तरीके से उतारना है। तो ये उनका जो कहना था उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला और आज मैंने ये वक्तव्य को थोड़ा सा बी योगिक पार्ट के ऊपर रख दिया है। सो आई थैंक यू ऑल फॉर आपने सबने मुझे बिना ज़्यादा सोए हुए और बिना बोर होते हुए सुना उसके लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी जो जर्नी है योग की तरफ वो इसी तरह से बनी रहे और हम सब इंस्पायर्ड होके अपने जीवन में योग का जितना हो उतना एक्चुअल में उसका यूज़ करने का प्रयत्न करें। ना केवल वो 1 घंटे का योग मैट के ऊपर करना, बट पूरे लाइफ के अंदर और लोगों के साथ में भी ये सारी अच्छी चीज़ें जो हमारा ज्ञान है उसको बांटते रहे। जैसे मुझे लगता है कि ये जो परिवार है सुमैया परिवार, उनका भी वही मकसद है कि ये जो ज्ञान की जो गंगा हर महीने मतलब हर जनवरी पूरा महीने चलती है और आप सब उनका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह का शेयरिंग का भावना है जो योगिक की तरफ हमें लेके जाता है। सो आई थैंक यू वेरी मच। आई थैंक सुमैया परिवार फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। કજી સોમૈયા ટ્રસ્ટ, સોમૈયા સંસ્કૃતિ વિહાર અને સોમૈયા વિદ્યા વિહારના 30મા જ્ઞાન યજ્ઞમાં શ્રી દેવાંગભાઈ શાહે આજે જે આપણને યોગ આસન પ્રાણાયામ પરેની વાત પર વક્તવ્ય આપ્યું એ બદલ સમગ્ર સોમૈયા પરિવાર અને આપ સૌ વતી એમનો અમે આભાર માનીએ છીએ. હરિઓમ.